नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ भक्तिन की संघर्षपूर्ण कहानी लेकर। आइए आप और हम पढ़ते हैं भक्तिन की कहानी का जो अंतिम परिच्छेद है महादेवी वर्मा ने जो शुरू किया है, और हम देखेंगे कि किस प्रकार भक्तिन महादेवी के वर्मा के घर में आकर उसने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया है। वो सेविका के कर्म में दीक्षित हो चुकी हैं और उनके रसोई घर में कैसे भोजन बनाती है, किस तरह से वो लेखिका पर हुक्म चलाती है। लेखिका ये बताती है कि ऐसी बात नहीं है उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, दुर्गुण भी उसमें बहुत है, लेकिन फिर भी भक्तिन के जीवन में ऐसी कुछ खास बात तो है ही जो महादेवी वर्मा के जीवन पर वो अपना क्या करती जा रही बच्चों, प्रभाव डालती जा रही है। आइए आप और हम पढ़ते हैं भक्तिन चैप्टर के इस नेक्स्ट पार्ट को। हम इसे पढ़ चुके हैं कि कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर लेखिका कह चुकी है कि मैं भी पाक कला में बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे बीच में नहीं आने देती। भोजन के समय जब मैं वहां गई तो मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गई। मेरी फूल की थाली में एक उंगल मोटी मोटी 4 रोटियां उसने रखी, गाढ़ी दाल डाली, और मैं हतबुद्धि हो गई। हमने ये पढ़ लिया है, उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे विकल्प हैं किसके पास, भक्तिन के पास, कि कैसे क्या खिलाया जा सकता है। अब देखेंगे, हम पढ़ते हैं आगे कि भक्तिन के सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ, भक्तिन जो भाषण सुनाती ही रहती है महादेवी वर्मा को, कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, मीठा तो वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। ठीक है, लेखिका कहती है उसके बोलने की कला में वो उतनी पारंगत है कि उसने इतना लेक्चर सुनाया, सुन के मैंने उसका लेक्चर सुन लिया और एक रोटी मैंने खाई। लेखिका ने अपने बारे में पहले ही बता दिया, मीठा उन्हें कम पसंद है, घी से भी उनको अरुचि है, अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने एक रोटी खाई है और बड़े ही ठाठ के साथ आराम से कहा है वो अपनी यूनिवर्सिटी, जहाँ की लेखिका पढ़ाने जाती है, यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार कर रही थी। लेखिका न्याय सूत्र तो पढ़ ही रही है पुस्तक, और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में उसके विचार ये आ जाते हैं कि किस प्रकार गांव और शहर के जीवन में अंतर है। देखेंगे फिर वापस, शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। लेखिका रास्ते में इन सब बातों को सोचते हुए यूनिवर्सिटी पहुंची है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। लेखिका कहना चाहती है कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर परिवार वाले भी चिंता कर रहे थे, इसलिए अलग भोजन बनाने की व्यवस्था मैंने की, और भक्तिन जो मिल गई है अब मुझे इस काम के लिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है, देखिए व्यंग है कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। अब तो उपचार यानी समस्या के समाधान का कोई प्रश्न ही सामने नहीं है। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। देहात से आई इस महिला, जो कि उम्र में कैसी है, वृद्धा हो गई है, उसने कहा कि उसने मुझे जीवन के सरल दृष्टिकोण के प्रति कुछ ऐसा जागरूक बना दिया है। लेखिका ये कह रही है कि जीवन की सरलता के प्रति इतना जागृत कर दिया है कि मैं अब अपनी जो छोटी छोटी असुविधाएं हैं उनको बताती ही नहीं, उल्टा क्या करती हूँ, छुपा ही लेती हूँ, उन पर अब उनको नजरअंदाज करने लगी हूँ। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। लेखिका ये कहना चाहती है कि भक्तिन का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है बच्चों, वो ऐसी है कि वो किसी को भी अपने मन के अनुसार बनाना
चाहती है, वो खुद बदले चाहे ना बदले, जिस व्यक्ति के साथ रहती है, जिसके साथ रहती है, वो उसको अपने मन के अनुसार क्या करना चाहती है, ढालना चाहती है। पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन खुद इतनी जिद्दी है कि वह अपने अंदर छोटा सा भी कोई बदलाव लाना नहीं चाहती। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। लेखिका कहती है कि वो देहात की महिला भक्तिन जब मेरे साथ रही, उसने क्या कर दिया, मेरी आदतों को ऐसा बदल दिया कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं शहरी हूँ। लेखिका स्वयं स्वीकार करती है, मैं आज इसलिए क्या हूँ, देहाती हूँ, क्योंकि उसके जीवन का प्रभाव लेखिका पर क्या है बच्चों, पड़ने लगा है। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, वो शहर में आकर बिल्कुल भी नहीं बदली। मकई का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ सौंधा लगता है। उसने गांव की जो चीजें हैं, मतलब अपनी गांव की रसोई में क्या क्या बनता है, पकता है, वो सारी चीजें वहां शहर में जाके उसे महादेवी वर्मा जी को क्या कर दिया, खिलाना सिखा दिया है। देखिए, मक्के का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ सौंधा लगता है, यदि उसको दही के साथ खाया जाए तो वो अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो कहना चाहती है कि ये पुए तो इतने तेज गरम होने ही नहीं चाहिए। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। तो आप देखते हैं कि ये सारी चीजें देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बनाई जाती है, लेकिन वहां शहर में रहकर भी लेखिका की रसोई में यही पकता है, क्योंकि उनकी सेविका देहात से आई है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। अब देखिए, आपने भी नाम सुना है लपसी, जिसे कि हम राजस्थानी लोग लापसी कहते हैं। ठीक है, आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, यानी बनाती रहती है, खिलाती भी है और सिखाती भी है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। अभी लेखिका ने कहा है कि वो अपने विषय में बिल्कुल अलग है, वो खुद को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती है। पोपला मूसली का है बच्चों, क्योंकि अब भक्तिन की उम्र हो गई है और उसका जो चेहरा है पहले भरे गालों का था, अब वो क्या है, उम्र के साथ उसके गाल कैसे हो गए बच्चों, पोपले हो गए हैं। लेखिका कहना चाहती है कि वो इतनी जिद्दी है कि उसने कभी भी मेरे कई बार कहने पर भी उसने एक रसगुल्ला अपने मुंह में नहीं खाया। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा है। लेखिका उसे बहुत कुछ बदलना चाहती है कि वो शहर में कुछ अलग तरीके से रहे, थोड़ा साफ सुथरा रहे। तो उसने यहाँ पे बताया है कि मैं कहती तो रहती हूँ, लेकिन वो धोती नहीं बदलती, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह, जब लेखिका खुद अपने कपड़े धोकर क्या करती है, सुखा देती है, तो वो तय करने के बहाने सिलबटों से भर देती है। सबके अपने काम का एक तरीका होता है। लेखिका कहती है, मैं कपड़े धो के जो सुखा के जाती हूँ, यदि उनको सही समय पर समेट लिया जाए और समेटने का तरीका थोड़ा ढंग का हो तो वो अच्छे समेटे जा सकते हैं, लेकिन वो जिस अंदाज से समेटती है, लेखिका का मानना है कि उसमें सिलवटें और अधिक आ जाती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी। जो स्थानीय भाषा, जो बोली बोलती है, कौन, भक्तिन, वहां की दंत कथाओं का अर्थ है बच्चों मौखिक जो कथाएं चलती आ रही है, वो बातें, वो कथाएं तो क्या है, बार बार सुना सुना कर किसने, भक्तिन ने लेखिका को याद ही करा दी है, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख पाई है। जिद्दी खुद इतनी है, खुद के सीखने के मामले में वो इतनी आलसी है, ये कह सकते हैं कि स्वयं को नहीं बदलना चाहती। तो लेखिका ने कहा कि जब मैं तुम्हें पुकारूं तो कम से कम जी तो कह दिया करो, लेकिन उसने जीत कहना भी नहीं सीखा है। और वो बोलती क्या है कि जब भी उसे आवाज लगाई जाती है भक्तिन, तो वो जी के स्थान पे बोलती आए, आ रही हूँ। ठीक है, देखेंगे आगे। लेखिका कहती है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। बच्चों, जब हम किसी के साथ रहते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां भी है तो कुछ बुराइयां भी है। वही बात लेखिका हमें यहाँ पे एक तरह से समझा रही है कि ऐसी बात नहीं है कि उसमें गुण ही गुण है, कोई अवगुण है ही नहीं। तो यहाँ देखेंगे हम, लेखिका स्वयं कहती है कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, यानी उसमें दुर्गुण है,
वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि वह झूठ भी बोलती है, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। और वो कहती है कि नहीं, यहाँ इस संसार में सब कुछ चलता है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहीन हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं जहाँ कहीं थोड़े चिल्लर विल्लर रखती हूँ, खुले रुपए रखती हूँ, खुले पैसे जो रखती हूँ, ये रहस्य भी भक्तिन ही जानती है कि वो कब जाकर स्टोर में, भंडार गृह में उसको क्या कर देती है, अपना अधिकार समझ करके रख देती है। पर उस संबंध में किसी इसके संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे देती है। ठीक है, उस पर अगर बात आ जाए कि वो प्रश्न से कहाँ गए, तो वो शास्त्रार्थ का मतलब है उससे खूब अच्छी खासी बहस कर सकती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी की तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। और उस पर वो ऐसे ऐसे तर्क देती है कि अच्छा खासा कोई तर्क शिरोमणि भी उसके सामने आ जाए, विचार रखने वाला भी आ जाए, वो भक्ति के आगे क्या होगा बच्चों, हार जाएगा। हम देखेंगे ये उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? भक्तिन उस परिवार में अपना अधिकार समझती है। वो कहती है कि ये घर मेरा है, इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। अगर इधर उधर रुपए बिखरे पड़े हैं तो ये है उसको ढंग से रख देना, इसको चोरी में काउंट नहीं किया जा सकता। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। लेखिका ने पहले ही बताया बच्चों कि वो सेवक धर्म में किससे प्रतिस्पर्धा कर सकती है, हनुमान जी से। तो यहाँ बताया है कि मुझे प्रसन्न रखना, लेखिका को प्रसन्न रखना ये भक्तिन का पहला कर्तव्य है। वो समझती है जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे मैं बदल कर इधर उधर करके बताना, यानी उसे पता है कि किस बात पर महादेवी नाराज हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, उस बात को थोड़ा सा बदल के घुमा फिरा के कुछ इस तरह से प्रस्तुत करेगी कि लेखिका को क्रोध ही ना आए। और देखेंगे हम क्या झूठ है, इतनी चोरी इतना झूठ तो धर्मराज महात्मा में भी होगा। और उसका ऐसा मानना है कि ईश्वर को भी ये संसार चलाने के लिए या धर्मराज को भी तो झूठ साच करना ही पड़ता है, नहीं तो वह भी भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। देखा, लेखिका ने स्वयं बताया है कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, वह झूठ भी बोलती है, मुझे खुश करने के लिए बातों को मैनिपुलेट कर देती, इधर से उधर कर देती है, लेकिन उसमें भी एक कह सकते हैं सद्भाव ये छुपा है कि वो मेरे घर को अपना घर समझती है, इसलिए उस पैसों को, बिखरे हुए पैसों को एक सही जगह रख देती है। उसके साथ ये भी बताया है कि मुझे खुश रखना वो अपना परम कर्तव्य समझती है, कि भक्तिन का ये स्वभाव बन गया है कि वो मुझे बिल्कुल नाराज नहीं दिखना चाहती। देखेंगे आगे, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। यदि बात शास्त्रों की चल जाए, ठीक है, तो उस प्रश्न को भी वो क्या करती है, खुद ही हल करने की कोशिश करती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। लेखिका ये कहती है कि जिस तरह से स्त्रियां सिर घुटाते हैं, यानी सिर के बाल केश उतरवा लेती है, लेखिका को ये बात अच्छी नहीं लगती है। अतः मैंने भक्तिन को रोका कि ये तुम ये क्या करती रहती हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि स्त्रियां अपने बाल कटवा ले। तो उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया। अकुंठित भाव का अर्थ होता है बच्चों कि उसको अपना बाल कटवाना किसी परंपरा के तहत भी बुरा नहीं लग रहा है, वो खुशी खुशी अपने बाल क्या करती है, कटवाती है। और वो खुद क्या कहती है कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी। अब लेखिका के मन में जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई कि क्या लिखा होगा शास्त्र में, जरा मैं भी तो जानूं क्या लिखा है। तुरंत उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ठीक है, कि जो लोग तीर्थ जाते हैं वो भी तो सिर मुंडवा कर आते हैं, सिद्ध सन्यासी योगी। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। लेखिका ये कहना चाहती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि शास्त्र में किस जगह इसका वर्णन किया गया है कि तीर्थ जाकर के सिर मुंडवा कर भी लोग आते हैं। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल के धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता था। हम देखते हैं कि भक्तिन को स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता बड़ी पसंद है। तो यहाँ पे कहा गया है कि चूड़ा कर्म यानी कि जो मुंडन करवाने की उसकी जो
हर गुरुवार की क्या बन गई है, एक आदत बन गई है, उसने नियम बना लिया है। और एक नापित कहते बच्चों नाई आता है, वो क्या करता है, उस तरह को पहले किससे धोता है, गंगा जल से धोता है, और फिर विधि के अनुसार उसका चूड़ा कर्म संस्कार हर गुरुवार को संपन्न होता है। और यह बताती है हमें लेखिका। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। लेखिका ये कहती है कि मैं उसको मूर्ख कहूं, अच्छी बात नहीं है। क्या वह विद्या, उसमें विद्या और बुद्धि है, इसके विषय में लेखिका क्या कहना चाहती है कि हाँ, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। यानी लेखिका ये कहती है कि भक्तिन बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें विद्या का अभाव है या बुद्धि का अभाव है। यानी खूब उसका दिमाग चलता है, खूब वो संसार की बातों को या महत्वपूर्ण बातों को भली भांति समझती है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। ये देखिए भक्तिन का स्वभाव। प्रश्न अगर चरित्र की विशेषताओं से बनता है तो कहा जा सकता है कि भक्तिन क्या है, खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन स्वयं को पढ़ा लिखा इसलिए मान लेती है क्योंकि उनकी जो स्वामिन है, कौन, महादेवी वर्मा, वो इतनी पढ़ी लिखी हैं कि उनके ऊपर गौरव करके, उनके लिए गौरवान्वित महसूस करके, उनके ऊपर गर्व करके वो अपनी इस कमी को क्या कर लेती है बच्चों, छुपा लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। लेखिका ने एक बार नियम बनाया कि जो भी मेरे घर में काम कर रहे हैं उन सबको क्या है, अंगूठा नहीं लगाना है, ठीक है, मैं उनको सैलरी देने वाली नहीं हूँ। अब आप सब क्या कीजिए, एक तरह से पढ़ना सीखिए और कम से कम हस्ताक्षर, अपना सिग्नेचर तो करना सीखें। अब उस समय क्या है बच्चों, भक्तिन को बड़ा बुरा लगा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। पहली बात ये थी कि उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता कि अब क्या पढ़ाई हो सकती है, और दूसरी बात ये थी कि जो भी उसके लेखिका के ड्राइवर वगैरह हैं, वो तो अन्य जो नौकर है वो तो कम उम्र के हैं, लेकिन कौन, भक्तिन जो है वो थोड़ी वयोवृद्ध है, वो सबसे उम्र में बड़ी है, और वो उनके साथ बैठकर पढ़े ये इसको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन मां गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, कि मेरी मालकिन तो दिन रात किताबों को पढ़ने में गड़ी रहती है, यानी पढ़ती रहती है, और यदि मैं पढ़ने लग गई तो सोचिए क्या होगा इस घर और गृहस्थी का। तो मैं तो इस पढ़ाई से भी दूर ही रहना चाहती हूँ, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ता कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदिरता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब जो तर्क उसने लोगों के सामने रखा, तो पढ़ने वाले और साथ में वहां उनको जो पढ़ाने वाले लोग थे वो दोनों ही क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ बात तो उनकी सही है कि अगर भक्तिन पढ़ेगी तो घर का कामकाज कौन देखेगा। अब देखो भक्तिन खुद पढ़ नहीं रही है, लेकिन जहां ये लोग सीख रहे हैं, ठीक है, पढ़ना लिखना, उस क्लास में वो प्रवेश कर लेती है, उसके साथ साथ एकदम वहां ऐसा अवलोकन करती, बताया है लेखिका ने कि घूम घूम कर किसी के आ और ई की बनावट को देखती है, ठीक है, उसके साथ कोई अगर धीरे धीरे हाथ चलाता है, अगर किसी की बुद्धि मंद है, वो समझ नहीं रहा है उस चीज को, उस चैप्टर को, या हम कह सकते हैं उस वर्ण को, अक्षर को, तो उस पर वो अपनी टीका टिप्पणी करती है अधिकार के साथ, ठीक है, खुद नहीं पढ़ेगी, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसके बीच में उनका इंटरफेयर करना बहुत ही जरूरी है। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, किसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी है। अब लेखिका ये कहना चाहती है कि उसको अपना वेतन पाने के लिए कहीं अंगूठा देने की आवश्यकता नहीं है, और एक यही कारण है कि वो क्या कर चुकी है कि जो बिना
पढ़ने वालों की अब गुरु बन गई है। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। विचार तो सब लोग रखते हैं, लेकिन वो लेखिका कहना चाहती है वो अपनी विचारहीनता के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कह सकते हैं कि तर्क उसके पास होता है, यानी वो कभी भी तर्कों से खाली नहीं होती, उसके पास हर बात का जवाब है और वो बड़ी हाजिर जवाब है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण खोज ढूंढकर आवश्यक होती है। अपने आप को महत्व देने के लिए लेखिका ने माना है कि भक्तिन अपने आप को इंपॉर्टेंस देना चाहती है और इसके लिए वो क्या करती है, वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। उसने महादेवी वर्मा को साधारण से असाधारण बना दिया है। अर्थात ये कहना चाहती है लेखिका कि उसने मुझ जैसी एक साधारण सी महिला को न जाने इतने गुणों से मंडित कर दिया है कि वो हमेशा मुझे कुछ असाधारण यानी कुछ विशिष्ट वर्ग में ही रख करके देखती है। देखेंगे हम, यहाँ आप देख रहे हैं भक्तिन का चित्र, ठीक है, किस तरह से स्टोर में वो, यहाँ देखिए मटकी रखी है, ये पुस्तकें हैं और जहां लेखिका अपना लेखन का कार्य करती है हम देख रहे हैं। अब देखिए, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी। अब यहाँ लेखिका अपने काम में व्यस्त है और भक्तिन अपने काम में व्यस्त है। देखो घूम करके वो क्या कहती है लोगों से, ओ बिचरियो तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। कि मेरी तो स्वामिन जो है महादेवी, वो तो दिन रात अपने काम में क्या रहे व्यस्त है और तुम लोग घूम रही हो। अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए और किसका हाथ बटाना चाहिए, महादेवी जी का। कौन कहती है, भक्तिन कहती है। देखिए यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर महादेवी भक्तिन पढ़ी लिखी होती तो निश्चित रूप से क्या करती, महादेवी वर्मा की व्यस्तता को कम कर सकती थी, लेकिन वहां क्या है, वो ऐसा कर नहीं सकती। तो जो लोग घूम रहे हैं उनको वो कहती है कि देखो जाकर वो कितनी व्यस्त है, जाओ और उनका हाथ बटाओ। हम देखेंगे आगे। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़वाया। अब लोगों को पता चल गया कि ये भक्तिन बड़े ही मजे लेती है, हम कैसे महादेवी के काम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये काम तो महादेवी का अपना काम है, वो अपनी शैली से उसको पूरा करेंगी और अपनी असमर्थता बताते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं और इस भक्तिन से दूर रहना ही ठीक है। देखेंगे आगे। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी और लेखिका कहती है कि वो मेरे विषय में इतनी बड़ा चढ़ाकर जो बातें करती थी लोगों के सामने, तो वो सारी बातें अब जिस तरह से अमर बेल क्या करती है, फटाफट अपना फैलाव कर लेती है, तो मेरे लिए भी कुछ बातें क्या है, आसपास में अमर बेल की तरह फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, लेखिका कहना चाहती है वो उसने सारे लोगों के सामने ये बात क्या कर दी है बच्चों, फैला दी है और ऐसा प्रभाव डाला है कि मेरी मालकिन जैसा काम करना तो किसी को आता ही नहीं है। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब लेखिका कभी किसी को बुलाकर अपनी क्या करना चाहे, मदद भी करना चाहे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? भक्तिन ने उनका ऐसा इंप्रेशन बना दिया है, ऐसा प्रभाव बना दिया है कि महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व को असाधारण बना दिया है और वो ये कहना चाहती है सब लोगों के सामने कि तुम उनके जैसा काम बिल्कुल भी उस परफेक्शन से कर ही नहीं सकते। निश्चित रूप से बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ रहा होगा और देखते हैं आगे। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। वो खुद इस बात को मानती है कि नहीं, मैं तो महादेवी जी का क्या कर सकती हूँ, पूरा पूरा सहयोग कर सकती हूँ। बेशक वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका ऐसा मानना है कि अगर उसको वो इस बात को स्वीकार करे कि नहीं, हाँ मैं भी उनकी मदद नहीं करवा सकती, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तरह से हीन भावना आ जाएगी और वो इस हीन भावना को अपने भीतर नहीं आने देना चाहती है।
तो हम देख रहे हैं क्या कहती है, इसी से वे द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। जब महादेवी कुछ लेखन कार्य करती है तो वो रास्ते में बैठ जाती है कमरे के पास और बोलती है, बोलो मेरे लिए क्या काम है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांध देती है, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमता होना प्रमाणित हो जाता है। अब देखिए, पढ़ी लिखी नहीं है तो वो रिटन वर्क कुछ कर नहीं सकती, लेखन का कुछ कार्य कर नहीं सकती, लेकिन लेखिका के लिए वो कैसी सहायता उपलब्ध कराती है, लेखिका ने खुद नहीं बोला है। उत्तर पुस्तिकाओं को बांध दिया, लेखिका जो उत्तर पुस्तिकाएं चेक वेक करती हैं उसके बारे में बताया है। कभी जो चित्र अधूरे हैं उनको क्या कर देती है, व्यवस्थित कोने में रख देती है, और साथ में लेखिका ड्राइंग भी बहुत करती है। हमने बहुत सारी रचनाओं में उनकी हाथों की ड्राइंग को देखा भी है। तो यहाँ बताना चाहती है कि कभी रंग की प्याली को खुद अपने हाथों से धो देती है, और जिस चटाई पर वो बैठती है लेखिका काम करने के लिए, उस चटाई को वो अपने ही आंचल, अपनी ही धोती से क्या कर देती है बच्चों, साफ कर देती है। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। अब जो लोग दूसरे देखते हैं तो उससे लगता है कि वाकई भक्तिन क्या है, बड़ी ही बुद्धिमान है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बताने की कल्पना नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, और वह चाहती है कि मैं कुछ इनकी मदद करूं, और वो क्या कर देती है, छोटे छोटे कामों को करके एक सहयोग देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलू। बच्चों देखिए, लेखिका कहना चाहती है, जब मेरी कोई नई पुस्तक प्रकाशित होती है, बनकर तैयार होकर आती है, तब आप देखेंगे कि लेखिका का प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी पुस्तक बनकर आई है तैयार होकर। लेकिन वही देहात की अनपढ़ भक्तिन जिसको नहीं पता है कि इस पुस्तक में क्या लिखा है और क्या क्या प्रकाशित हुआ है, लेकिन लेखिका कहना चाहती है कि जब मेरी पुस्तक बनकर आती है तो उस समय वो इतनी खुश नजर आती है, उसकी प्रसन्नता कैसे दिखाई देती है कि जिस तरह से पहले एक बल्ब होता है, और जैसे ही हम बल्ब में हम बल्ब को जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो वो किस तरह से प्रकाशित हो जाता है, वो किस तरह से कमरे में अपना प्रकाश फैला देता है, ठीक उसी प्रकार भक्तिन का चेहरा भी खुशी से खिल उठता है। देखेंगे आगे, वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोज लेती है। अब देखिए बच्चों, वो क्या करती है, वो उस पुस्तक को जानती तो नहीं है, पढ़ तो सकती नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, उस पुस्तक को जो कि अभी प्रकाशित हुई है उसे हाथों में लेती है। वो क्या करती है, अकेले में उसका स्पर्श करती है, फिर उसको घुमा फिरा कर देखती है और देखती है कि हाँ, जब लेखिका ने इस पुस्तक को लिखा था तो निश्चित रूप में मैंने भी अपना कोई ना कोई सहयोग इस पुस्तक को बनाने में दिया है, और मन ही मन क्या होती है बच्चों, खुश होती है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती हूँ, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देखकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। और लेखिका कहती है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब मैं बहुत व्यस्त होती हूँ, उसके बार बार कहने पे खाना नहीं खाती, तब वो क्या करती है कि मेरे लिए बीच बीच में क्या करती है, दही का शरबत बना ले आती है, तुलसी की चाय बना कर देती है, और मेरी थकान को दूर करने की कोशिश करती है, जिससे कि मैं उस काम को और अधिक अच्छाई से कर सकूं। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, लेखिका का रूटीन है लेखन कार्य करना, तो कहती है कि जब मैं अपने दिन भर के काम से छुट्टी पा लेती हूँ कि हाँ, अब थोड़ा समय मुझे मिला है, मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ। कोई लेख लेखिका लिखती है या कोई कविता लिखने बैठती है, छंदबद्ध करना यानी पंक्तियों को पंक्तियों में लिखना, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है।
छात्रावास की सभी छात्राएं सो चुकी होती हैं। मेरी हिरनी सोना, लेखिका ने अपने आसपास पशु पक्षियों को पाल रखा है, तो यहाँ कहती है लेखिका कि मेरी जो हिरनी है सोना, उसका बच्चों नाम सोना है, तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। यानी वो भी फर्श पे जो कुछ भी उसकी क्रियाएं हैं पागुर करना वो बंद कर दिया उसने। कुत्ता वसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। यानी हिरनी की कुत्ते की सारी क्या है क्रियाएं बंद हो गई है। और बिल्ली गोधूली, बिल्ली का नाम बच्चों क्या है गोधूली, मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। लेखिका कहना चाहती है कुत्ता सो गया, बिल्ली सो गई, हिरनी सो गई है, अब पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। लेकिन भक्तिन मुझे उस रात के सन्नाटे में बच्चों अकेला नहीं छोड़ती है। और जब अकेला नहीं छोड़ती तो वो रात को करती क्या है? लेखिका ने यही बताया है कि वो उस दरी पर आसन पर बैठ जाती है और जो बल्ब जलता रहता है, बल्ब की रोशनी उसकी आंखों में जाती है, तो वो अपनी आंखों को बार बार क्या करती है मिचमिचाती है, कभी खोलती है कभी बंद करती है, कभी खोलती है कभी बंद करती है और प्रशांत भाव से जागरण करती है। उसके जागरण में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होता कि वो ये व्यक्त करती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो आराम से बैठती है कि लेखिका को कहती है कि ये एहसास दिलाती है कि मैं बैठी हूँ, आप भी बैठकर अपना काम कीजिए। वह ऊँगती भी नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ते हैं और सामने वाले को नींद आती है तो वो हमारे सामने ऊँगना शुरू कर देता है, ठीक है, हल्की झपकियां लेना शुरू कर देता है। लेखिका कहती है वह ऊँगती भी नहीं है क्योंकि मेरे सिर उठाते से ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। जैसे ही लेखिका का सिर हिलता है तो वो तुरंत तत्पर हो जाती है जानने के लिए कि लेखिका को किसकी आवश्यकता है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ कि जैसे ही दृष्टि घुमाई लेखिका ने रैक की तरफ, टेबल का जो रैक होता है बच्चों उसकी तरफ, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है कि कौन सी किताब चाहिए। अब वो पढ़ना नहीं जानती इसलिए वो रंगों से उन किताबों की पहचान करती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठाकर लाती है। उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है लेखिका की कलम में स्याही खत्म हो गई है। और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। अब वो ध्यान देती है कि हो सकता है कि इनको किसी दूसरी फाइल की जरूरत है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। लेखिका कहती है रात को चाहे मैं कितना भी लेट सोऊं लेकिन मेरी आदत है मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। भक्तिन चाहे कितनी भी लेट सोए लेकिन वो मुझसे पहले उठ जाती है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। उनकी जो हिरनी है बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है। जो उनका डॉगी है वो भी क्या है अपने रूटीन के लिए बाहर जाना चाहता है। गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है और अब बिल्ली शिकार के फिराक में है कि किस चिड़िया का शिकार करना है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। लेखिका कहना चाहती है कि जहां कहीं भी मैं घूमने जाती हूँ भक्तिन क्या रही है उस एकांत में मेरी हमेशा साथी बनकर के मेरे साथ रही है। भक्तिन बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वे हट करके मेरे आगे चलती रही वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। लेखिका कहना चाहती है कि मैं जहाँ कहीं घूमने जाती हूँ जब भी जाती हूँ वो एकांत में मेरी साथी बनकर मेरे साथ रहती है। और लेखिका ने यह भी बताया कि जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में गई और उन ऊंचे नीचे रास्तों पर क्या है हमेशा तंग पहाड़ियों के रास्ते पर वो हमेशा हट करके जिद करके नहीं मुझे भी आपके साथ चलना है मेरे साथ हो लेती थी। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। गांव में भी मैं कहीं जाती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे बनी रहती है और किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। लेखिका यहाँ कहना चाहती है कि
लेखिका चाहे या ना चाहे लेकिन भक्तिन उसके साथ हमेशा बनी रहती है, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा हो या गांव की कोई सुबह की मॉर्निंग वॉक हो। बच्चों, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अपनी फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।